शायान शाह एक बोसीदा अनजान से कमरे में शकन आलोद चेहरे के साथ बैठा था। इसके तासरात में बेजारी, मजबूरी और नाराज़गी मिली जली थी। साथ ही उसकी वालिदा अमीरा बेगम गहरी सोच में थीं। आज शायान का दूसरा निकाह था, जो वो सिर्फ अपनी प्यारी बेटी की खातिर कर रहा था। छोटी सी अरूज सफ़ेद फिराक पहने अपनी दादी की गोद में चांदनी में नहाई परी लग रही थी। वो बच्ची शायान की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। वो अपनी अना, ख्वाहिशात और शक्वे सब इस बच्ची पर कुर्बान कर सकता था। इसे बीवी की नहीं, मगर इसकी बेटी को माँ की सख्त ज़रूरत थी। कमरे के एक कोने में ईमान सादा सा सरख जोड़ा पहने निकाह के लिए बैठी थी। आने वाले वक्त के सैकड़ों खदशे इसकी आंखों में थे। वो बहुत मासूम और कम उम्र थी। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो रहा था, जिसमें इसकी रजामंदी से ज़्यादा दूसरों का लालच शामिल था। उसने हमेशा दूसरों के सामने सिर झुकाया था और आज भी सिर झुकाए हाथों की अंगुलियां मसल रही थी। मौलवी साहब ने कागज़ पर नज़रें जमाएं और ऐलान किया, शायान शाह वलद इमरान शाह, आपका निकाह ईमान बंत जमशीद के साथ मबलग 5 लाख रुपए हक मिहर के एवज़ मुकर्रर किया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? शायान शाह ने बोझल अंदाज में गर्दन अकड़ाई। एक लम्हे के लिए अमीरा बेगम के लरुस्ते हाथ और अरूज की मासूम आंखों ने उसे रोका। फिर वो बोला, कबूल है। 3 बार ये अल्फाज दोहरा कर गवया। वो अपनी ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू कर रहा था। ना चाहते हुए भी ऐमान से पहले ही रजामंदी ले ली गई थी। खाला की खुशी दीदनी थी, क्योंकि इस गरीब मोहल्ले की गली में लैंड क्रूज़र आकर रखी थी। दौलत की चमक ने इन्हें इंधा कर दिया था। निकाह के फ़ौरन बाद शायान उठ खड़ा हुआ और बेजारी से कहा, चलिए माँ, देर हो रही है। खाने पीने का इंतज़ाम अमीरा बेगम ने मना कर दिया था। बस अब ईमान का इंतज़ार था। अमीरा बेगम ने नरमी से कहा, मेरी बहू को बुला दें, मैं उसे लेने ही आई हूँ। शायान ने अरूज को उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ईमान खौफजदा सी कमरे से बाहर निकली। सादा हल्के गुलाबी जोड़े में सिर पर दोपटा भी मुश्किल टका था। वो इतनी मासूम और कम उम्र लग रही थी कि पड़ोस की शाइस्ता बीबी की आंखें भर आईं। वो अभी सिर्फ 18 साल की हुई थी और खाला ने उसे सिर्फ पैसे की खातिर रुखसत कर दिया था। ऐमान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बाहर आई, मगर शायान का सब्र जवाब दे चुका था। इसने झंझलाहट में मासी सुल्ताना को आवाज़ दी, सबको जल्दी बिलाओ। वो मज़ीद एक लम्हा भी वहाँ रखना नहीं चाहता था। ईमान खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। नज़रें झक्की हुई थीं और उंगलियां दोपटे से खेल रही थीं। शायान ने शीशे में से एक नज़र इस पर डाली और फ़ौरन मुना मोड़ लिया। मोहतरमा, ये वो लड़की है जिसके लिए वहाँ फूल बिछाए गए थे। इसे अपनी माँ पर भी गुस्सा आ रहा था। पूरी दुनिया में यही मिडिल क्लास लड़की मिली। इसे यकीन नहीं था कि यह इसकी बेटी के साथ इंसाफ कर पाएगी, और अगर ज़रा भी ज़्यादती हुई तो वो एक पल में उसे घर से निकाल देगा। घर पहुंचकर शायान बच्ची को माँ के हवाले कर के चुपचाप बाहर निकल गया। अमीरा बेगम ने मासी सुल्ताना को बुलाया। बानो, नई दिलहन को शायान के कमरे में बैठा दो। रात के 11 बज गए हैं। वो बस आने ही वाला होगा। एक माँ की सोच के तहत उन्होंने फैसला किया, ऐमान कनवारी है, इसके भी कुछ अरमान होंगे। हमें इसके ख्वाब रौंदने का हक नहीं। ऐमान इस शानदार मगर सर्द और सनसान कमरे में आकर बैठ गई। माहौल में एक खामोश सी खुशबू फैली थी। न कोई सजावट थी, न फूल, न कोई चहल पहल। एक नया सफ़र शुरू हो चुका था, तना और गैर मुतवक्का। इसे अच्छी तरह मालूम था। खाला ने पहले ही बता दिया था, देख ईमान, तेरा शौहर शादीशुदा है मगर बहुत अमीर है, तो राज करेगी। हाँ, और खाला का भी ख्याल रखना। एक छोटी बच्ची है, उसे माँ का प्यार देगी तो जल्द ही उसके दिल में जगह बना लेगी। खाला उसे घर बसाने के गर सिखा रही थीं। ईमान ने रोते हुए कहा,
خالہ، آپ کو میری شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ہٹ جا، میں تجھے عمر بھر اپنے پاس کیوں رکھوں؟ تیرے بعد مجھے ہاشم اور امیر کی شادی کرنی ہے۔ میرے بھی 3 بیٹے ہیں۔ تجھے یہاں رکھوں گی تو ان کی شادی کیسے ہوگی؟ اچھا ہے، وہ بنا جہیز کے تجھے بیاہ کر لے جا رہے ہیں۔ تیرے خالوں نے ویسے بھی جہیز کے لیے مجھے پیسے نہیں دینے تھے۔ یہ سن کر ایمان کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے لگا کہ خالہ کے دل میں اس کے لیے ذرا بھی پیار نہیں ہے۔ اب وہ اس کمرے میں بیٹھی ایک عجیب خوف میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے شوہر کا چہرہ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ آنے والے وقت کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ شایان شاہ گھر لوٹا تو ماں کے کمرے سے بیٹی کے رونے کی آوازیں سنیں۔ اس نے سوچا کہ نئی بیوی جسے صرف بیٹی کی خاطر لایا گیا ہے، وہ ماں کے کمرے میں موجود ہے اور بچی کو چپ کروا رہی ہوگی، اس لیے وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ بچی کا ذرا سا رونا بھی اسے پریشان کر دیتا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، بستر پر بیٹھی ایمان کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہاں میری بچی رو رو کر بے حال ہو رہی ہے، جس کے لیے تمہیں یہاں لایا گیا ہے، اور تم یہاں دلہن بن کر میرے انتظار میں بیٹھی ہو۔ اس کے حقارت بھرے لہجے پر خوفزدہ ایمان بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا، انگلی اٹھا کر اس کی پیشانی کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہیں صرف اور صرف اپنی بیٹی کی خاطر یہاں لایا ہوں۔ اس کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا، مجھے شکایت کا موقع نہ ملے، اور کبھی اس کے ساتھ ذرا بھی زیادتی کی کوشش کی تو تمہیں یہاں سے نکالنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ یاد رکھنا۔ اسے سخت لہجے میں سمجھاتے ہوئے وہ اسے بچی کے پاس جانے کا کہہ رہا تھا۔ وہ بیچاری ریشمی کپڑے پہنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب وہ حواس باختہ سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ نیا گھر، نئے لوگ، اسے مانجی کا کمرہ معلوم نہیں تھا۔ شایان شاہ نے اسے جانے کو کہا تھا تو وہ رونے کی آواز کی سمجھ چلی گئی۔ ہلکے سے دروازہ کھول کر کمرے میں قدم رکھا تو امیرہ بیگم بچی کو چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ اسے آپ مجھے دیں، میں چپ کروا دیتی ہوں۔ امیرہ بیگم اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ایمان کو اپنے کمرے میں نہ پا کر حیران ہوئی۔ بیٹا تم یہاں کیوں؟ پریشان مت ہو، آج تمہاری پہلی رات ہے، شایان کے ساتھ وقت گزارو، پھر تمہیں ہی تو بچی کو سنبھالنا ہے۔ انہوں نے سمجھانا چاہا تو ایمان نے خوف کے مارے صاف انکار کر دیا۔ نہیں نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ شایان کا خوف سانپ کی طرح اس کے دل میں بیٹھا تھا۔ وہ بچی کو بہلانے لگی۔ بچی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اپنی نئی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ شاید چمکدار دوپٹے کی وجہ سے یا کوئی اور بات تھی، وہ اسے دیکھتے دیکھتے ہی گہری نیند سو گئی۔ امیرہ بیگم بھی حیران تھیں کہ ننھی عروج جسے وہ اتنی دیر سے سلا رہی تھیں، وہ ایمان کی گود میں آ کر اتنی جلدی کیسے سو گئی۔ جاؤ بیٹھا، اب تو بچی بھی سو گئی ہے، تم کپڑے بدل لو۔ لیکن یہ سوتی کہاں ہے؟ کیا اس کا الگ کمرہ ہے؟ میں اسے وہیں سلا دیتی ہوں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ دھیمے لہجے میں بات کرتی ہوئی وہ امیرہ بیگم کو بہت پیاری لگی۔ ایمان ان کی عمر کا خیال کر کے پریشان ہو رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولیں، اسے تو شایان اپنے پاس ہی سلاتا ہے، تم اسے لے جاؤ، وہیں بیبی کوٹ میں سلا دینا۔ ان کی ہدایت پر اس نے بچی کو کندھے پر صحیح سے الٹایا اور دھیرے دھیرے اسی کمرے کی طرف چلی گئی جہاں سے شایان نے اسے نکالا تھا۔ اب اسے دروازہ کھولتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے شایان شاہ باتھ روم سے نہا کر نکلا تھا۔ بلیک ٹراؤزر اور سفید بنیان میں وہ تولیے سے بال صاف کرتا شیشے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ ایمان کا آنا اسے ناگوار گزرا، لیکن جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو چہرے پر اطمینان آ گیا۔
वो सुकून से सो रही थी। ईमान ने उसे कोट में लटा दिया। शायान झुककर बेटी को प्यार कर रहा था, मगर ईमान चाह रही थी कि वो अभी यहाँ से गायब हो जाए, क्योंकि उसे शायान की चुभती हुई निगाहें अपने वजूद पर महसूस हो रही थीं। वो अपने बैग को तलाश करने लगी तो अलमारी के पास रखा हुआ काला बैग नजर आया। शायान के सामने कपड़े निकालना भी उसे मुश्किल लग रहा था, लेकिन इन रेशमी कपड़ों में नींद कैसे आती। शायान फरेश होकर बस्तर पर लेट गया और मोबाइल इस्तेमाल करने लगा, जबकि ईमान बैग से कपड़े निकालने लगी। ये किवाड़ खाना मैं यहाँ पर न देखूं। इसका इशारा बैग की तरफ था। ईमान ने उसे छिपा दिया, फिर खामोशी से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। शाला का सलवाया हुआ सादा गुलाबी जोड़ा उसने पहन लिया। शायान शाह आंखों पर बाजू रखे सोने की कोशिश कर रहा था। इसने लाइट्स भी बंद कर दी थीं, सिवाय एक नीले रंग की लाइट के जो कमरे में ख्वाबनाक माहौल बना रही थी। शायान ने उसे बस्तर पर सोने को नहीं कहा था, तो वो खुद से कैसे लेटती। वहीं बच्ची के कोट के पास कारपेट पर नीचे लेट गई। नए कमरे में नींद आना मुश्किल था, लेकिन थकावट इतनी थी कि कब सो गई उसे पता ही न चला। आधी रात को बच्ची के रोने की आवाज़ से शायान की आंख खुल गई, जबकि वह बेखबर सो रही थी। तंग आकर वो इसे कंधे से हिलाने लगा। जैसे ही इसके कंधे पर हाथ लगा, ईमान करंट लगने की तरह उछली। भनवे इचकाता शायान उसे घूरने लगा। बच्ची कब से रो रही है, क्या तुम्हें आवाज़ नहीं सुनाई देती? वो इसे आधी रात को डांट रहा था। उसने फौरन उठकर बच्ची को देखा। शायद उसे भूख लगी थी। छोटी बच्ची थी, सोते वक्त पेट सही नहीं भरा होगा। उसने फौरन इसे गोद में ले लिया और कमरे से बाहर आ गई। इतना बड़ा महल जैसा घर था, मगर उसकी नज़रें किचन को ढूंढ रही थीं। एक तरफ बच्ची रो रही थी और दूसरी तरफ फीडर भी बनाना था। वो बुरी तरह घबरा गई थी। इसे बच्चे संभालने का कोई तजुर्बा नहीं था। जब बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो उसे जीने से उतरता हुआ शायान शाह नजर आया। वो एक बार फिर खौफजदा हो गई कि अब वो आकर दोबारा डांटेगा। मुझे दो उसे, तुम जाकर फीडर बनाकर लाओ। जब तक वो बच्ची को बहलाने लगा, वो अपनी बेटी की आंख में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बच्ची बहल भी गई थी और नन्हे मुन्ने प्लास्टिक के खिलौनों के साथ खेल रही थी। जब ईमान फीडर बनाकर लाई, शायान की आंखें नींद की कमी से सर्क हो रही थीं। ये सिलसिला आज का नहीं, पिछले 7 माह से जारी था। बेटी का बाप बनने के बाद वो खुद भी माँ का किरदार अदा कर रहा था। आधी रात को उठकर बच्ची को संभालना, फीडर बनाना और डायपर बदलना, ये सब वो खुद करता था। बेटी के मामले में वो किसी पर एतमाद नहीं कर सकता था। अभी भी वह अपने हाथों से उसे फीडर पला रहा था, जबकि ईमान एक नौकरानी की तरह फासले पर खड़ी इंगलियां मसल रही थी। ईमान को देखते ही शायान का गुस्सा अपनी वालदा पर बढ़ गया था। उसने कहा था कि किसी समझदार, किसी तजर्बाकार खातून से दूसरा निकाह करना, मगर वालदा ने यह नापीख्ता लड़की इसके सिर थोप दी, जिसे ठीक से चलना भी नहीं आता था। ये संभालेगी मेरी बेटी को। तो दूध पीते पीते बच्ची सो गई थी। शायान उसे लेकर कमरे में चला गया और ईमान वहीं खड़ी रह गई। इसे इस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो 4 दिन पहले इसकी बीवी बनकर आई थी। वो उसे बहुत लापरवाह समझता था। छोटी सी उरूज जरा सी भी रोती तो इसके हाथ पांव फूल जाते थे। शायान एक गुस्से भरी नज़र डालता तो वो पहली पड़ जाती थी। वो अपना सिर थामे बैठा था। इसकी माँ ने एक बार फिर गलती की थी, जो एक गलत औरत को इसकी ज़िंदगी में शामिल कर दिया। अभी भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बच्ची क्यों रो रही है। वो इसे इधर इधर लिए टहल रही थी और उसका दौपटा बार बार कदमों में इल्झ रहा था। लगता था कि अभी गिर पड़ेगी। क्या कर रही हो तुम? एक बच्ची को खामोश नहीं करवा सकती? शायान इसके सिर पर आ खड़ा हुआ तो ईमान रोने लगी। मुझे नहीं मालूम उसे क्या हुआ है, ये चुप नहीं हो रही, इसने धीमी आवाज में कहा, और वो भी नीचे कारपेट पर बैठकर आंसू बहाने लगी। अचानक इसकी नज़र अपने काले बैग पर पड़ी, जिसे शायान ने पहली रात ही कबाड़ कहकर वहां से हटाने को कहा था। वो घबरा गई और चुपके से अलमारी के कोने में बैग को छिपा दिया। अब वो आंखें मसल कर
आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। ये मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया गया है। वो ऐसे सख्त रवैयों की आदी नहीं थी। घर में खालू भी इसी सख्त लहजे में बात करते थे। बचपन से ही वो उनका रवैया देखती आई थी। सिर्फ हाशिम ही था जो उससे नरमी से बात करता था। खाला का बड़ा बेटा, जब भी वो परेशान होती या रोती तो वो उसे हौसला देता। क्या हो जाता है यार तुम्हें, हर छोटी बात पर घबरा जाती हो, ऐसे कब तक चलोगी? तुम्हें अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी चाहिए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है हाशिम भाई। मुझे लगता है मैं दुनिया में बिल्कुल तन्हा हूँ, शायद इसलिए कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। जिन बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता वो खुद को अंदर से तन्हा महसूस करते हैं। हाशिम इसकी गहरी बात पर चौंका, फिर उसे घूर कर कहने लगा, अगर माँ बाप का प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ? शौहर का प्यार मिल जाएगा, वो भी बेहिसाब। इसका इंदाज मानी खेज था जिसे वो नासमझी से देखती रही। तभी खाला चीखती हुई अंदर आई, मैंने तुझे तेरे खालों के कपड़े इस्त्री करने को कहा था। तुम्हें तो बस बात करने का बहाना चाहिए होता है। हाशिम के साथ बातें बना रही होगी। वो ऐसे चुभती नज़रों से देख रही थीं कि उनके तीवर ईमान के लिए बदल चुके थे। जब से उन्हें लगा कि उनका पढ़ा लिखा खूबसूरत बेटा ईमान में दिलचस्पी ले रहा है, तब से वो इसे घर से निकालने के चक्कर में थीं। उन्होंने 6 माह पहले ही रिश्ता कराने वाली औरत को कह दिया था कि जैसा भी रिश्ता हो, जो बगैर जहीज़ के ईमान को ब्याह ले जाए वो लेकर आए। जब इस औरत ने शायान शाह के रिश्ते के बारे में बताया तो वो फौरन रजामंद हो गईं। अगरचा वो एक बच्ची का बाप था, मगर वो दौलतमंद था। और सबसे अहम बात, इन्हें जहीज़ या दौलत का लालच नहीं था। इन्हें तो बस अपनी बेटी के लिए एक माँ की ज़रूरत थी। ईमान भले ही कम उम्र थी, मगर घर का सारा काम जानती थी, कमगो और फरमानबरदार थी। यूं उन्होंने जल्दी में ईमान का रिश्ता तय कर दिया और वो शायान शाह की शानदार हवेली में चली गई। मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी खाला के घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। दोनों माँ बेटा शाम की चाय लान में बैठकर पी रहे थे। थोड़ी दूर बच्ची के गर्द रंग बरंगे गुब्बारे बिखरे थे और ऐमान उसे बहला रही थी। शायान के एसाब पर तनाव था। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? देखो ईमान ने कितनी अच्छी तरह अरूज को संभाला हुआ है। वो इससे वाबिस्ता हो जाएगी। अभी आए हुए इसे 20 दिन भी नहीं हुए। शायान ने माँ को तीखी नज़रों से देखा। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने अपनी ज़द पूरी करनी है तो मेरे लिए कोई बालग, कोई समझदार लड़की तलाश करें जो बच्ची की जिम्मेदारी संभाल सके। लेकिन आपने यह लापरवाह बेवकूफ़ लड़की मेरे सिर पर बैठा दी। एरे नहीं बैठा, ये तो बहुत समझदार है। उसने तो आते ही अरूज की जिम्मेदारी उठा ली है। कहती है कि उसके कपड़े भी खुद धोएगी। वो तुम्हारी बेटी से इतनी मोहब्बत करने लगी है और तुम फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। अमीरा बेगम ने नाराज़गी से उसे देखा। शायान ने अपने होंठ भैंच लिए। तभी अमीरा बेगम ने ईमान को आवाज़ दी, ईमान बैठा, उरूज को यहाँ ले आओ। वो उससे बहुत नरमी से बात करती थीं। ईमान दोनों माँ बेटों के साथ बैठने में हचकिचा रही थी, लेकिन अमीरा बेगम के कहने पर इसे जाना पड़ा। बच्ची को उनकी गोद में देकर वो पलटने लगी। इसे शायान शाह के चेहरे की संजीदगी से डर लगता था। तभी उसकी सास ने उसे आवाज़ दी, कहाँ जा रही हो बेटा, यहाँ बैठ जाओ हमारे साथ। वो चाहती थी कि वो सब लोगों में अच्छी तरह घुल मिल जाए। इनके कहने पर वो वहीं कुर्सी पर सकड़ कर बैठ गई। शायान फौरन उठ खड़ा हुआ, मैं जा रहा हूँ, मीटिंग है मेरी, रात देर से आऊँगा। ईमान समझ गई कि वो इसकी वजह से उठा है और खामोश बैठी रही। अमीरा बेगम ने उसके हाथ पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटा, नया रिश्ता बनने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन फिर वो रिश्ता बहुत मजबूती से जड़ जाता है। इसलिए अपने शौहर के दिल में जगह बनाने की कोशिश करो। वो अपनी बेटी से जान से ज़्यादा प्यार करता है। अगर तुम उसका ख्याल रखोगी और उसे माँ वाला प्यार दोगी तो वो भी तुम्हें तुम्हारा हक का प्यार देगा। वो उसे समझा रही थीं। ईमान उनकी बात पर खामोश बैठी
اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ 1 ماہ بعد ہی ایمان کو شایان کی زندگی میں اپنی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا اس کی آنکھوں میں حقارت ہوتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی خالہ نے دولت کے لالچ میں اس ناتجربہ کار لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا ہے، تبھی تو وہ اسے بالکل اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس کے کپڑے ابھی تک اسی بیگ میں پڑے تھے جو گنتی کے 6-7 جوڑے تھے۔ خالہ نے یہ بھی احسان جتاتے ہوئے دیے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں دیا تھا، بلکہ نکاح کے وقت کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگیں، میں نے تیرا حق مہر 5 لاکھ لکھوایا ہے، دیکھ، خالہ کی تھوڑی مدد کر دینا۔ ہیشم کو کاروبار کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے۔ وہ خالہ کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ ابھی تک شایان نے اسے حق مہر نہیں دیا تھا اور نہ ہی وہ لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے بچی کے لیے اپنا دل خلوص سے بھر دیا تھا۔ وہ اسے بہت توجہ، بہت محبت دے رہی تھی، جس سے بچی اسے پہچاننے لگی تھی۔ معصوم آنکھیں اسے دیکھ کر خوش ہوتیں۔ وہ ہاتھوں سے لپک کر اس کی طرف آتی، مگر وہ اس بات پر پریشان رہتی کہ اپنی ضروریات کا سامان اب کس سے منگوائے گی، کیونکہ شایان سے کہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اور وہ اس سے بات کب کرتا تھا؟ رات کو 11-12 بجے کسی وقت وہ گھر آتا، جب تک وہ بچی کو سلاتے سلاتے تھک کر سو چکی ہوتی تھی، اور پھر صبح ہی اس کی آنکھ کھلتی۔ اس دن بھی وہ بچی کو فیڈر پلا رہی تھی، جسے پیتے ہی وہ سو گئی۔ ایمان کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ یوں ہی نیچے کارپٹ پر لیٹ گئی اور خاموشی سے چھت کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ شایان شاہ ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ کتنے مہینوں بعد اس نے اپنے کاروبار پر توجہ دی تھی، ورنہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی بہت چھوٹی ہے، اسے بھی توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔ اس کی 50 سال سے زیادہ عمر کی والدہ اس کی بیٹی کو نہیں سنبھال سکتی تھیں۔ ایمان اسے دیکھ کر یکدم اٹھ بیٹھی جیسے شایان کوئی بھوت ہو۔ وہ شیشے میں خود کو دیکھتا کوٹ اتار رہا تھا اور پھر الماری سے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ ایمان گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ تب اسے امیرہ بیگم کی بات یاد آئی۔ انہوں نے ایمان کو ہدایت کی تھی کہ جب شوہر گھر آئے تو تم نے کھانے، کپڑوں وغیرہ کا پوچھنا ہے۔ بیٹا چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی دل میں جگہ بنتی ہے۔ ان کی بات یاد آئی تو انگلیاں مسلتے کانپتی آواز میں وہ شایان سے کہنے لگی، کھانا لے کر آؤں آپ کے لیے؟ آواز اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل ہی شایان کے کانوں تک پہنچی۔ ضرورت نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، اور تم میری فکر چھوڑو، میری بیٹی کا خیال رکھو، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان یکدم چپ ہو گئی تھی۔ اسے شدید ذلت محسوس ہوئی، مگر اسے بچپن سے ہی یہ ذلت برداشت کرنے کی عادت تھی۔ جب خالو بھی اسی لہجے میں بات کرتے تھے، جب کبھی کام میں دیر ہو جاتی تو وہ خالہ کو جلیل کرتے۔ کیا ضرورت تھی یہ بوجھ گھر میں پالنے کی؟ کسی کام کی نہیں ہے، دیکھو کتنی سستی سے کام کرتی ہے۔ اسے صرف کھانے کی عادت ڈال رکھی ہے۔ وہ اس کے وجود کو بوجھ سمجھتے تھے، حالانکہ ان کے صرف 3 بیٹے تھے، کوئی بیٹی نہیں تھی، لیکن وہ ایمان کو ایک لمحے کے لیے بھی گھر میں برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خالہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر انہیں اس بات پر مجبور کرتی تھیں کہ وہ صرف چند سال اور اس لڑکی کو برداشت کر لیں۔ اب شایان نے جب اسی لہجے میں بات کی تو بے اختیار اسے خالو کا لہجہ یاد آ گیا، اور وہ وہیں پر دل محسوس کر بیٹھی رہی۔ اچانک اس کی پلکیں بھاری ہو گئی تھیں، شاید آنسو روکنے کی وجہ سے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک بچی ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اس کے منا سے رونے کی آواز آئی اور پھر وہ خاموش ہو گئی، مگر ایمان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے بہت بڑی کر دی تھی۔
शायद दूध हजम नहीं हुआ था। शायान जो अभी ऑफिस से आकर बस्तर पर लेटा था, अपनी बेटी को यूं उल्टी करते देखकर इसकी जान निकल गई थी। फौरन ही बच्ची को ईमान के बाजुओं से छीना। क्या हुआ उसे? क्या खिलाया है तुमने? वेगो से और घूरती नज़रों से कह रहा था। साथ ही साथ वो इसकी पश्च मसल रहा था, जिसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। बच्ची की हालत देखकर इसकी जान खुश्क हो गई थी। खुद ईमान के वजूद में कपकपी तारी हो गई। ये है तुम्हारा मेरी बेटी का ख्याल रखना? अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसे धमकी देता वो फौरन ही बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास अकेला ही भागा, जबकि ईमान को लगा कि ज़मीन और आसमान एक हो गए हैं। न जाने बच्ची को ऐसा क्यों हुआ। घबराहट से उसकी हालत बरी थी। ऊपर से वो मुसलसल दुआ कर रही थी कि बच्ची को कुछ न हो, इसे कोई तकलीफ न पहुँचे। आधे घंटे बाद शायान अपनी बेटी को लेकर लौटा। बच्ची अब मुस्कुरा रही थी और बेहतर हालत में थी। शायान ने ईमान का खौफ से सफ़ेद पड़ा चेहरा देखा, जो दीवार से लगी खड़ी थी। अमीरा बेगम भी सूरत हाल से वाकिफ़ हो चुकी थीं। क्या हुआ बेटा? डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने फ़ौरन बच्ची को गोद में ले लिया। सही से दूध हज़म नहीं हुआ था और इन मोहतरमा ने उसे सलाह दिया, तभी फूड पॉइजनिंग हो गई। शायान उसे गुस्से से देख रहा था। ईमान शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ने लगी। अमीरा बेगम ने नरमी से कहा, क्यों गुस्सा कर रहे हो बेटा? गलती हो जाती है, बच्ची को मालूम नहीं होगा। अब तो खुदा के करम से अरूज ठीक है ना। अगर मुझे यही परेशानियां उठानी थीं तो इसे घर में लाने की क्या ज़रूरत थी? वो ईमान के सामने ही माँ से झगड़ने लगा। ईमान इंगलियां मसल रही थी। अमीरा बेगम ने उसे घूरा। मैंने कहा ना, हो जाता है बेटा। अगर उसकी सगी माँ भी होती तो इससे भी गलतियां हो जाती, और ये तो उसे सगी माँ से बढ़कर प्यार देती है। कम उम्र है, लेकिन जिस मोहब्बत से ये अरूज को रखती है, मैं खुद हैरान हूँ। माँ को इस लड़की की तरफदारी करते देखकर शायान सिर झटकते हुए कमरे में चला गया। ईमान ने फौरन ही बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया और इसका माथा चूमने लगी। अपनी इस गलती की वजह से आज बच्ची को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर सकेगी। वो दिल ही दिल में बेचैन होती हुई बच्ची को देखे जा रही थी। इसे ये खदशा था कि कहीं शायान उसे तलाक न दे दे। अब तो खालो खाला भी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तलाक हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? इन हजारों खदशात ने उसे सारी रात सोने न दिया। इसकी शादी को 2 माह हो चुके थे, मगर वो एक बार भी खाला के घर नहीं गई थी। अगर जाती भी तो शायान शायद बच्ची को साथ न ले जाने देता। वो अपनी बेटी को कभी इस छोटे से घर में न भेजता। एक दिन मासी सुल्ताना ने आकर इसे बताया, बेटा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिलने आया है। बेगम साहिबा के कहने पर मैंने ड्राइंग रूम में बैठा दिया है। ईमान चौंक गई। बच्ची को गोद में लिए जब वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो हैरान रह गई। सामने हाशिम बैठा था। ईमान को देखकर इसकी आंखें चमक उठीं। वो बचपन से उसे पसंद करता था और यह पसंदीदगी अब मोहब्बत में बदल रही थी। मगर इसकी माँ को ईमान जहर लगती थी। उसलिए तुझे इतना पढ़ाया है कि तो इस गनवार कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करे। उसमें खूबसूरती के सिवा है क्या? ये तो ज़मीन की खाक है और तो आसमान का चांद। मैं तो तेरे लिए ऊंचे घराने की लड़की लाऊंगी। माँ की बातें सुनकर वो हैरान रह गया था कि वो यह अल्फाज अपनी सगी भांजी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। आज उसे ईमान की याद आई तो वो इससे मिलने चला आया। हाशिम भाई, आप। ईमान हाशिम के जज्बात से बेखबर थी और उसे भाई की तरह इज्जत देती थी। शादी से पहले भी वो भाग भाग कर इसके काम करती, कभी शर्ट इस्त्री करना तो कभी नाश्ता बनाना। हाशिम भी माँ की नज़रों से बचकर इसके लिए चॉकलेट या समोसे लाता और ताकीद करता कि वो सबसे छिपाकर खाए। वो इस बात पर हैरान होती, मगर जानती थी कि खाला को ये बर्दाश्त नहीं होगा।
हाशिम को ड्राइंग रूम में देखकर वो बहुत खुश हुई। हाशिम भाई, आप मुझसे मिलने आए हैं। आप और खाला कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी खैरियत पूछने आया था। शादी के बाद तुम एक दफ़ा भी हमसे मिलने नहीं आए। सादा से खद्र के सूट और दुपट्टे में वो बहुत मासूम लग रही थी। हाशिम ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका लीं। वो जानता था कि वो अब उसकी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। पहले तो वो ज़द करके किसी तरह माँ बाप को मना लेता, लेकिन इसकी माँ ने ईमान की शादी करने में बहुत जल्दी की थी। हाशिम इसके लिए थोड़ा सामान भी लाया था। इसने ईमान को कहा कि ये सब अम्मी ने भिजवाया है। ईमान हैरान रह गई कि खाला इस पर कब इतनी मेहरबान हो गईं। चाय पीकर वो जाने के लिए उठा। ईमान जैसे ही उसे छोड़ने गेट पर आई, सामने से शायान गाड़ी से उतर रहा था। इसने इस अजनबी नौजवान को देख लिया जिससे ईमान बात कर रही थी। इसे सख्त गुस्सा आया। हाशिम से सलाम दुआ किए बगैर वो सीधा अपने कमरे में चला गया। हाशिम के जाने के बाद ईमान खौफजदा थी। इसने शायान का गुस्सा देख लिया था। वो नहीं जानती थी कि शायान हाशिम को देखकर इतने गुस्से में क्यों है। कौन था ये जिससे तुम हंस हंस कर बातें कर रही थी? क्या तुम्हारा कोई पुराना आशिक खैरियत पूछने आया था? आइंदा में इसे अपने घर में न देखूं। शायान की बात सुनकर वह हैरत और खौफ में डूब गई। वो हाशिम भाई। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही शायान ने बच्ची को इसके बाजुओं से छीना और आंधी तूफान की तरह कमरे से बाहर चला गया। ईमान की आंखों में आंसू चमक रहे थे। थोड़ी देर पहले हाशिम से मिलकर जो खुशी महसूस हुई थी वो बर्बाद हो चुकी थी। वो अपने आंसू पूंछने लगी। ज़रा ज़रा सी बात पर इसे बचपन से रोने की आदत थी। वो बहुत कम हिम्मत और डरपोक थी। शायान का ऐसा रवैया इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो दुआ कर रही थी कि हाशिम भाई दोबारा कभी उससे मिलने न आए। शायान शाह पहले ऐसे मिजाज का नहीं था। वो एक खुश मिजाज और अच्छे अखलाक का मालिक था। बाप को खोने के बाद इसने अपना कारोबार बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। बिजनेस हलकों में इसका नाम और पहचान थी। लेकिन इसकी हंसती खेलती जिंदगी में तूफान आया जब महोश इसकी जिंदगी में आई। वो एक बेहद खूबसूरत मॉडल थी जो अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रही थी। उनकी मुलाकात एक बिजनेस पार्टी में हुई। वो इसकी खूबसूरती और दिलकश अदाओं से मुतासिर हो गया। इसी वक्त नंबरों का तबादला हुआ और मुलाकातें शुरू हो गईं। वो अमीर बाप की बेटी थी। खूबसूरती और दौलत इसे वरिसे में मिली थी, मगर इसने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा तो हलचल मच गई थी। जब इसका कैरियर अरूज पर था, इसने दिल के जज्बात से मुतासिर होकर शायान शाह से शादी कर ली। वो 1 माह के लिए हनीमून पर यूरोप चले गए। जब वो वापस आए तो शायान ने इससे एक दरख्वास्त की। एक बात कहूँ महोश, बरा मुत मानना, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को इस बात पर राज़ी किया था कि मैं तुमसे शादी करूं, क्योंकि तुम ऐसे शाबे से थी जहाँ कदम फोंक फोंक कर रखना पड़ता है। मैंने उनसे वादा किया था कि महोश शादी के बाद जॉब छोड़ देगी। अब मैं तुमसे यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तुम मॉडलिंग छोड़ दो। ये सुनते ही महोश गुस्से से बिगड़ गई। ये तुमने सोचा भी कैसे कि मैं मॉडलिंग छोड़ दूँ? मुझे अभी अपना कैरियर बनाना है। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। शायान मायूस हुआ, मगर वे महोश से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए ज़्यादा दबाव न डाला। शादी के बाद भी वो मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करती रही। कभी कभार रेमअप पर भी केट वॉक कर लेती। 2 माह बाद ही जब वो हामिला हुई तो गुस्से से इसकी हालत ख़राब थी। देखो, तुम ने मेरी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी।
मैं कम इज़ कम 4-5 साल तक माँ नहीं बनना चाहती थी। शायान, तुम इस बोझ से मेरे कदम घर में कैद करके रखना चाहते हो। वो बुरी तरह चला रही थी। ऐसी बात नहीं है महोश। एक बच्चे से तुम्हारे करियर को कुछ नहीं होगा। मगर उसने साफ इनकार कर दिया। हरगिज़ नहीं, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, मैं अबॉर्शन करवा लेती हूँ। ये सुनकर शायान गुस्से से बेकाबू हो गया। तुम ऐसा सोचना भी मत। लेकिन महोश को ज़िद हो गई थी कि वो कुछ भी कर सकती है। शायान को अपने बच्चे का खतरा था। दोनों की लड़ाई इस कदर बढ़ी कि बात अदालत तक जा पहुंची। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया। महोश ने खिला का केस दायर किया, लेकिन वो बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी और न ही इसकात हमल करवाने का इसे हक था। जब नन्ही बच्ची ने इस दुनिया में जन्म लिया, इन दोनों की अलहदगी हो चुकी थी। अमीरा बेगम इस नन्ही परी को देख देख कर रोती थीं। वो कितनी बदकिस्मत थी कि इसकी माँ सिर्फ अपने करियर की खातिर इससे नफरत करती थी और उसे इस दुनिया में लाने पर राज़ी नहीं थी। शायान ने बड़ी मुश्किल से ये दिन गुजारे। पूरी पूरी रात वो जागता रहता। उसे न अपना होश था, न कारोबार का, सिर्फ अपनी नन्ही जान का होश था। फिर उसकी मेहनत और कोशिश से बच्ची 6 माह की हो गई। हालांकि अमीरा बेगम पिछले 5 माह से शायान से कह रही थीं कि वो दूसरा निकाह कर ले। कोई तो नेक औरत होगी जो उसकी बच्ची को माँ का प्यार देगी। मगर शायान इस बात पर राज़ी नहीं होता था। फिर एक दिन उन्होंने उसे अपनी किस्म दी तो वो राज़ी हो गया और 19 साला ईमान इस घर में दुल्हन बनकर आ गई। वो अभी भी इस पर कड़ी नज़र रखता कि कहीं वो बच्ची के साथ कोई जुल्म तो नहीं करेगी, लेकिन जब भी देखता तो हैरान होता। वो बिल्कुल इसके साथ खेलती, एक छोटी बच्ची लगती। कभी लान मैं बैठकर इसके सामने गुब्बारे रखती तो कभी उसे खेलना सिखाती। फिर उसे गोद में लेकर फीडर पिलाती तो उसके चेहरे पर ममता की अलग ही छाप होती। शायान अब चाहते हुए भी उसे नज़रअंदाज ना कर पाया था। बच्ची के लिए इसकी मोहब्बत बिल्कुल खालिस थी, ये उसे महसूस हो गया था। गुलाबी फिराक पहने गोल मठूल सी बच्ची बिल्कुल एक बेबी डोल लग रही थी। शायान के दोस्त इरसलान के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। वो आज अपनी बेटी को भी साथ लेकर जा रहा था। जब अमीरा बेगम कहने लगें, अरे बेटा, जब अरूज की माँ है तो उसे क्यों नहीं लेकर जा रहे? वो तो वैसे ही ऐमान के बगैर एक मिनट नहीं रहती। ऐमान पीछे खड़ी थी। इसने बच्ची को तैयार किया था। शायान के होंठ भंज गए। उसे ये भी मालूम था कि पार्टी में सब के वालिदैन आए होंगे और सब अरूज की माँ के बारे में सवाल करेंगे। इसकी खामोशी पर अमीरा बेगम जल्दी से ऐमान से कहने लगीं, जाओ बेटा, जो मैंने माल से तुम्हें नीले रंग का शॉर्ट दिलवाया था ना, वो पहनकर तैयार हो जाओ। क्या हो गया है माँ आपको? अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। जा रहा हूँ अरूज को लेकर। क्या ज़रूरत है उसे जाने की? वो अपने अकड़पन से कहने लगा। ईमान का दिल सकड़ गया। अमीरा बेगम ने कहा, 5 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकते? क्या हो गया है शायान? वो उन्हें घूर कर देख रहा था तो उसने बिरासा मुना बनाया, फिर बच्ची को लेकर सोफे पर बैठ गया। इसका इशारा था कि ईमान तैयार होकर आ जाए। अमीरा बेगम के इसरार पर वो कमरे में चली गई। अब वो सख्त कंफ्यूज थी। जल्दी जल्दी वो नहाकर तैयार होने लगी। गीले रेशमी बाल, हल्का सा मेकअप किया और ऊपर से दुपट्टा भी पहन लिया जो उसकी खूबसूरत शख्सियत पर बहुत हुसैन लग रहा था। वो आईने में खुद को देखकर हैरान रह गई। शायान ने तो आज तक इसे कुछ नहीं दिलवाया था, लेकिन अमीरा बेगम अक्सर ही इसके कहने से पहले कपड़े, मैचिंग ज्वेलरी और जूते वगैरह इसकी हर ज़रूरत की चीज़ ला दिया करती थीं। वो एक अच्छी माँ होने के साथ साथ एक अच्छी दादी और सास भी थीं।
जब मैचिंग की ज्वेलरी पहनकर वो बाहर आई तो अमीरा बेगम ने बेअख्तियार माशा अल्लाह कहा, फिर प्यार से उसकी पेशानी चूमते हुए कहने लगें, बस ऐसे ही तैयार होकर रहा करो, कितनी प्यारी लग रही हो। शायान ने भी पलट कर देखा, एक लम्हे के लिए तो वो भी साकित रह गया। मासूम खूबसूरती, शर्म व हुया के साथ इसका चेहरा ना जाने क्यों हर वक्त या तो जर्द रहता या फिर उदासी छाई रहती, लेकिन आज वे थोड़ी खुश लग रही थी। फ्रंट सीट पर बच्ची को गोद में बैठाए इनका खानदान एक मुकम्मल फैमिली लग रहा था। तभी अमीरा बेगम ने दिल ही दिल में अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए दुआ की थी कि अब उसे दोबारा ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ न मिले। बर्थडे पार्टी का इंतज़ाम बड़ा शानदार था। बच्ची को देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे। वो गोल में ठूल गुलाबी गुलाबी सबसे अलग लग रही थी। पास खड़ी नीले रंग के कपड़ों में मलबूस ईमान एक छोटी सी टीन एज माम लग रही थी। तभी मिसेस फरकान उसके पास आए। वाह, शायान शाह की बेवी तो बिल्कुल एक लाठल गरल लग रही है। वैसे शायान को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आज तो सबसे हंस हंस कर बात कर रहा है। शायद इतनी मासूम और प्यारी बेवी मिली है इसलिए वो इसे छेड़ रही थीं। ईमान ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। वो ये नहीं जानती थी कि शायान तो उससे बात भी करना पसंद नहीं करता। वो तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। वो सबसे कोने में खड़ी थी, मगर शायान अपनी बेटी को लेकर सबसे अलग पहुंच गया था। तभी मिसेस फरकान ने इसे इशारा किया, आ जाओ ईमान, यहाँ आ जाओ। स्टेज पर सबकी नज़रें इस पर थीं। वो घबराई हुई थी और शायान के बराबर में खड़ी हो गई। इसके पीछे ही 2-3 जेंटलमैन भी खड़े थे। तभी अचानक शायान ने इसकी कमर के गर्द बाजू डालकर इसे किसी से टकराने से बचाया और वो हैरान रह गई। बस इसका इतना ही लम्स काफ़ी था। इसका पूरा वजूद कांप गया। शायान भी खुद पर हैरान था कि इसका मूड इतना कैसे बदल गया। वो सच में ईमान के लिए अपनी एहसासात महसूस करने लगा था। आज अपने बराबर में खड़ी ईमान न जाने क्यों उसे बहुत अच्छी लग रही थी। अब बच्ची 2 साल की होने वाली थी और उनके निकाह को 1 साल हो गया था। लेकिन इस 1 साल में ईमान और बच्ची का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। वो इसे मम्मा कहकर पुकारती थी और इसके बगैर 1 मिनट भी नहीं रहती थी। इस दिन शायान ने इसे गोद में बैठाकर प्यार किया था। वह अपनी बेटी को अपनी जान से ज़्यादा चाहता था। दूर कमरे की खिड़की के शीशे में खड़ी ईमान उसे देख रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे। वो बच्ची के लिए दुआ कर रही थी कि कभी भी उसके माँ बाप का साया इसके सिर से जदा ना हो। यतीमी का दुख क्या होता है अगर माँ या बाप या दोनों ही बच्चे से जदा हो जाएं, ये कोई इसके दिल से पूछे। वो उसे देखे जा रही थी। तभी शायान की निगाह इस पर पड़ी। इसे नम आंखें दौर से भी चमकती दिखाई दें। जैसे ही शायान ने उसे देखा, वो एकदम वहाँ से हट गई। शायान ने उसे रोते हुए देख लिया था। जब वो कमरे में आया तो वो एक छोटी सी तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रो रही थी। आज न जाने क्यों उसे अपने वालिदैन की बहुत याद आ रही थी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? भारी लहजे में शायान ने कहा तो वो एकदम खामोश हो गई। ये तस्वीर किसकी है? उसने नरमी से पूछा तो ईमान सिर झुकाकर कहने लगी, मेरे माँ बाप हैं। इसे तो मालूम था कि ईमान को इसकी खाला ने पाला है, लेकिन वो अपने वालिदैन को इतना याद करती होगी, इसे उसका अंदाज़ा भी नहीं था। रो क्यों रही हो? खुदा की यही मर्जी थी। वो इसे समझाने लगा। इसके लहजे में नरमी थी। ईमान ने आंखों से आंसू साफ किए और रोते हुए लहजे में कहने लगी, लेकिन कभी कभी मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं इन्हें कभी भूल नहीं पाई। मुझे उनका प्यार तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन उनकी याद मेरे दिल से कभी जदा नहीं होती। वो गलोगैर लहजे में कह रही थी। अचानक शायान ने इसे अपने सीने से लगा लिया था। अच्छा,
اگر ماں باپ کا پیار چاہیے تو وہ بھی تمہیں دوں گا اور شوہر کا بھی۔ اب تمہیں اتنا پیار ملے گا کہ تم اپنی زندگی میں کسی کی کمی محسوس نہیں کرو گی۔ یہ سن کر ایمان حیران رہ گئی۔ لیکن آپ تو مجھے پسند نہیں کرتے، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ اپنے سفید ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ شایان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ یہ سچ ہے کہ مہوش نے جو میری زندگی کے ساتھ کھیل کھیلا، اس کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں ڈپریشن میں چلا گیا۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی عورت پر اعتبار کروں، لیکن تمہاری معصومیت اور تمہارے مخلص دل نے مجھے تمہارا اسیر کر دیا ہے۔ تم میری بیٹی کو ایک ماں والی محبت دیتی ہو، اس سے پیار کرتی ہو، اس کا مجھ سے بھی بڑھ کر خیال رکھتی ہو۔ مجھے ایک ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جو تمہاری صورت میں پوری ہو گئی۔ وہ آج ایمان کے سامنے اقرار کر رہا تھا۔ ایمان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تو کیا میں آپ کو اچھی لگتی ہوں؟ وہ معصومیت سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے شایان سے پوچھ رہی تھی۔ نہ صرف اچھی بلکہ بہت اچھی لگتی ہو۔ کیا اب تم میری زندگی بن گئی ہو؟ یہ سن کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ شرم و حیا سے وہ کانپ رہی تھی کہ شایان نے اسے اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے۔ پھر وہ سر جھکا کر کہنے لگی، عروج میری زندگی ہے، میری جان ہے، میں اسے ایمان بننے نہیں دوں گی جو محبت کو ترسی ہوئی ہے، بلکہ اسے اتنی محبت دوں گی کہ وہ اپنی قسمت پر رشک کرے گی۔ اس نے سچے دل سے کہا تھا۔ یہ سن کر شایان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اپنی بیٹی کے لیے اسے ایسی ہی ماں چاہیے تھی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں سوچتا تھا کہ مہوش نے اسے دھتکار دیا تو کون اسے قبول کرے گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ خدا نے ایک مخلص دل میں اس کے لیے ایک سمندر جیسا پیار بھر دیا ہے، اور وہ دل تمہارا ہے ایمان۔ یہ سن کر ایمان کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ وہ شایان کو دیکھ رہی تھی کیونکہ اسے اس مرد سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اس کا مجازی خدا تھا، اس کی زندگی کا آخری سہارا۔ وہ اب اس کے بغیر ایک سانس لینا بھی گوارا نہیں کرتی۔